ये डाटा सेट है, ठीक है। तो अब मेरे पास ये मॉडल है, तो इसे मैं अगर फिट करना चाहूँ तो यकीनन इस तरह का लाइन है जो फिट होगी इस डाटा में, ठीक है। लेकिन क्या करना है, क्या ये मॉडल जो है प्रेडिक्शन कैसे करेगा, ठीक है। यकीनन हमें लग रहा है यार ठीक है ये फिट हो गया है, ये रिजल्ट देगा हमें, लेकिन अगर मैं इस वाले मॉडल के साथ जिसके अंदर हम एक सर्कल ये क्वाड्रेटिक अगर मैं कर्व इसके ऊपर करूँ तो क्या फायदा। अब यकीनन रिजल्ट जो है आएंगे हमारे पास, जो प्रेडिक्शन होगी वो बेहतर, ठीक है। तो वुड बी नाइस कि आप ये जो पॉलिनोमियल या हायर डिग्री का जो फंक्शन है ना उससे लर्न करें, ठीक है। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन यही आइडिया है कि आप देखिए मेरे पास कब दिया, मेरे पास ये वाला टीचर ने पर साइड की इन्फॉर्मेशन कीमत थी और वाई की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वाई मेरा प्राइस की इन्फॉर्मेशन है और एक्स साइज की इन्फॉर्मेशन। अब देखिए जरा यही सारे आइडिया जो भी हमने डिस्कस किए हैं, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल वेरिएबल और फीचर एनालिटिक आइडिया, मैं यूज करके एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो बना सकता हूँ, ठीक है। वो कैसे बनेगा मैं बड़ी मुश्किल से देखिए। देखिए मैं करूँगा एक फीचर बनाऊंगा x1, वो किसी ने दिया है जस्ट x द साइज। एक नया फीचर बनाऊंगा इसका नाम है x2, क्या है x। ऐसा करने से मैंने क्या किया, देखिए जरा ये फीचर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इस फीचर को ऐसा जैसे ही ले रहा हूँ, आपको यहाँ देखिए यहाँ मैं नया फीचर बना, देखिए x मल्टीप्लाई बाय x, ये मैंने देखिए यहाँ पे से क्या किया मैंने फीचर इंजीनियरिंग। तो ऐसा करने से मेरे पास क्या x2 स्क्वायर फंक्शन। अब ऐसा करने से अब मेरा मॉडल क्या बनेगा, अगर देखिएगा बड़ी मजे से देखिए fx इज इक्वल टू wx w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस, देखिए अब मेरा ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन में सीधी क्या है, ये फंक्शन क्या है पॉलीनॉमियल क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी यहाँ पे x2 बेसिकली एक लीनियर वैल्यू नहीं है, स्क्वायर वैल्यू मेरे पास में आ गई। तो अब ऐसा करने से क्या होगा, क्या बात देखिए फंक्शन यही है, फंक्शन वही उसी तरह का फंक्शन है। क्या मतलब, जस्ट मैंने यहाँ पे x को स्क्वायर यूज किया है, x स्क्वायर यूज किया है, x1 ऐसा जैसे ही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ w और w1 w2 को मैंने कुछ चेंज किया है, जो w's हैं ये स्टिल लीनियर है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, चेंज किसके अंदर आ रही है x के। अब मैं इसको फिट करना चाहूँ तो मैं कैसे फिट कर दूंगा, अच्छा जी अब हमें नहीं पता चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने देखिए इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर मुझे नजर आ रहा है कि मेरा डाटा सेट ऐसा है, मतलब अगर मेरे पास डाटा सेट बड़ा एक ही फीचर है, हाँ मैं उसे प्लॉट कर सकता हूँ, मेरे पास मल्टीपल फीचर है देन आई हैव नो आइडिया, ठीक है। अगेन आपको करना क्या पड़ेगा, जो मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि आप हर आइटरेशन के अंदर एक नया मॉडल बनाएं और उसे ट्रेन करें, फिर देखें कैसा रिजल्ट आ रहा है, फिर उसे चेंज करें, ठीक है। तो हर दफ़ा आपको हिट एंड ट्रायल वाला मामला है कि आप देखेंगे ये मॉडल के साथ रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ये मॉडल के साथ अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। क्योंकि इस वाले केस के अंदर जैसे मुझे नजर आ रहा था कि ये स्ट्रेट लाइन बेस्ट फिट नहीं है, मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को फिट करूँगा तो मुझे बेहतर कर, तो इस वजह से इसका लेकिन हम लोग ये ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, हम कोड कर रहे हैं, हाँ देखिए डाटा सेट तो आपको पहले गिवन होगा, ये डाटा सेट तो आपको पहले गिवन है, तो इसका मतलब आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस वाले केस के अंदर तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, मॉडल बाद में मैं जो है वो बताऊँगा, ये मॉडल जो है ये बाद में assume मैं करूँगा कि हाँ मुझे इसे फिट करना चाहिए, डाटा सेट में ऐसा इनिशियली डाटा सेट आपको गिवन होगा, डाटा सेट को देख के आप मॉडल के बारे में सोचें। तो ये डाटा सेट गिवन है, तो इसको मैंने देख के पहले ये मॉडल बनाया, हाँ मुझे लग रहा है यार ये मॉडल सही नहीं है, तो उसके बाद फिर मैं पॉलीनोमियल जो फंक्शन उसकी तरफ जी नया वेरिएबल, ठीक है। अच्छा जी आप जरा देखिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए बाकी सारी चीज़ें वही, फंक्शन बस चेंज कर रहा हूँ, कॉस्ट फंक्शन भी वही है जो मैं पहले यूज़ कर रहा था,
ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम भी वैसे ही है जैसे मैं पहले यूज कर रहा था, यानी कि लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम की जो मशीनरी थी उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसे आपने देखना, यानी कि कोई नाम रिग्रेशन करें या लीनियर रिग्रेशन करें, दोनों सूरतों में आपने वही सारे फंक्शन यूज करने हैं, वही सारे जो मॉडल आपने पहले सोच लिए हैं या जिन्हें डिस्कस कर रही है आपने यूज करना, ठीक है। तो वही कॉस्ट फंक्शन है हमारा, वही ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, ये बात देख रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा और शायद आपने ये मॉडिफाइड करने के बाद शायद आपको लगे कि ये स्टिल ना कॉस्ट, जैसे प्राइस हम पढ़ाते हैं कॉस्ट तो नीचे नहीं आता, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो तो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो वुड बी नाइस कि हम क्यूबिक फंक्शन की तरफ चले। क्या मतलब, आप एक और पैरामीटर डिफाइन करें जो है एक्स बी, फीचर डिफाइन करें, इसका नाम है एक्स इज इक्वल टू क्यूबिक फंक्शन। इसका क्या मतलब है, मेरा जो मॉडल है वो क्या हो जाएगा, w3 xt प्लस वुड बी नाइस मैं इस वाले फंक्शन को बिल्ड करूं जो आफ्टर सम वैल्यू को नीचे नहीं जाता उससे, ठीक है। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, पॉलीनॉमियल रिग्रेशन। अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात इसके साथ जो जुड़ी है मैं उसको डिस्कस करूंगा। देखिए जी, ये क्या है ना, पहला फीचर बड़ी कोशिश से देखिएगा, ये बात हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये है मेरा पहला फीचर, ये है दूसरा, और ये है तीसरा। ये मेरा पहला फीचर है, दूसरा क्या है x का स्क्वायर, तीसरा क्या है x का क्यूब। मेरा आपसे सवाल, क्या इसके अंदर, अच्छा चलिए सवाल इस तरह है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है कि एरिया का, एरिया की वैल्यू क्या हो सकती है, मैं कहता हूँ जैसे हमने कहा 300 से लेके 2000 तक, मैं आसान कर मैं कहता हूँ 0 से लेके 1000 तक, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसमें क्या होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तीसरे डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। अगर फीचर इस तरह क्या है तो क्या करना पड़ता है, फीचर्स की अगर बात की है कि सारे फीचर एक तरह की रेंज के अंदर आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये फीचर की रेंज है 0 से 1000 तक, ये इसकी रेंज है 0 से लेके 1000 तक, इसकी रेंज है 0 से लेके 1 तक। तो सारे फीचर आपस में मुख्तलिफ रेंजेस के अंदर है, तो फिर क्या करेंगे, सेम स्केल के ऊपर लाने के लिए क्या करने की जरूरत है, फीचर्स के। तो शामिल को कैसे करेंगे, 3 आइडियाज हम डिस्कस करेंगे, याद है, नॉर्मलाइजेशन का बाय यूजिंग कंस्ट्रेंट्स, फिर मीन नॉर्मलाइजेशन का आइडिया, फिर हमने सी स्टेज, ठीक है, उसी को हम तो ऐसा करने से वैल्यू की रेंजेस 0 और 1 के दरमियान आ जाएंगी, या -1 के 1 के दरमियान, या कोई बड़ी वैल्यू -3 या 3 इस तरह की, ठीक है। तो इसका मतलब है जब पॉलीनॉमियल रिग्रेशन करनी है तो फीचर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपने ध्यान में रखना, ठीक है जी। कोई सवाल इस हवाले से क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल इक्वेशन। अच्छा जी, नॉर्मल इक्वेशन क्या है, इसको डिस्कस करें। देखिए बहुत लेक्चर पहले मैंने बात की थी कि हम ना जब हम लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल की बात कर रहे थे, हमने कहा अब हम ना इसकी एक्सटेंशंस की बात करें। तो पहले उसकी एक्सटेंशन हमने इस लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल एल्गोरिथम की हमने एक्सटेंशन क्या की, तो उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल, ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल आने से फिर हमने देखा कॉस्ट फंक्शन कैसे चेंज होता है, सॉरी हमारा मॉडल कैसे चेंज होता है, और जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है उसके अंदर क्या चेंज होता है, उसको हमने देखा। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा एक और मोटिवेशन भी हम करते हैं, उसकी एक्सटेंशन करते हैं, वो क्या कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम जब हम यूज़ करते हैं तो हमें पैरामीटर फाइंड कैसे करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। हाँ जी, एल्गोरिथम क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे 2 ही पैरामीटर हैं w और v, तो उसके अंदर कैसे ऑपरेशन कैसे होगी, w माइनस अल्फा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ j विद रिस्पेक्ट टू, ये j क्या था, कॉस्ट फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या है, 1/n समेशन i इक्वल टू
हाँ ये प्रेडिक्शन कैसे करते हैं आप? WS प्लस ऐसे करना ठीक। अच्छा आप देखें जरा, ये रिपीट हमने कहा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को हमने इस तरह से शुरू किया था कि बार बार आपने इसके वेट्स को अपडेट करना है। जैसे यहाँ पर W लिखा है, इस तरह से B भी ऐसे कि बार बार इसे रिपीट करना है। बार बार रिपीटिशन के अंदर क्या है कि सबसे पहले देखें, मैं इसका ग्रेडियंट कंप्यूट करना चाहता हूँ कॉस का, तो कॉस की तो ये वैल्यू है, इसका क्या मतलब है इसके अंदर इस फॉर्मूलेशन के अंदर आपने पहले ये वाली वैल्यू क्यों करनी, ये वाली वैल्यू कहाँ से आएगी? ये इस प्रेडिक्शन क्या मतलब, सबसे पहले आप प्रेडिक्शन करेंगे, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इस वाले फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और इसका फिर आप ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे। ठीक है, ये वाली फॉर्मूलेशन को हमने नाम दे दिया। इसी जगह पे हमने ग्रेडियंट कंप्यूट करके रख दिया। क्या क्या करता है 1/m अल्फा 1/m समेशन I = 0 to m, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। यकीनन ये इस सारे की इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर ये वाली वैल्यू रखेंगे, उसका ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे तो तभी W आएगा। लेकिन W वैल्यू यहाँ पे है x I plus e, तो उसका मैं डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू W, तो v कंप्यूट कर सकता हूं। तो यहाँ पे ये वैल्यू जब मैं इसका डेरिवेटिव लेने के बाद वैल्यू पुट करूंगा तो ये वैल्यू x आएगी, जिसे हमने लास्ट में कंप्यूट कर दिया कुछ लेक्चर पहले। तो ये वैल्यू, तो इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, पहले प्रेडिक्शन हो रही है और उसके बाद हम फर्क देख रहे हैं और उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं और उसके बाद फिर ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन बार बार हो रही है। इसके लिए ये W के लिए भी हो रही है और D के लिए भी हो रही है और इस दोनों स्टेटमेंट को आपको बार बार रिपीट करना है, बार बार प्रेडिक्शन करनी पड़ रही होती है और उसके बाद ये कॉस्ट ये जो भी फर्क है उसे देखना और फिर x जो आपका फीचर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना और फिर वेट को अपडेट करना, और ये लूप है जो चल रहा है। ठीक है, अच्छा तो ग्रेडियंट डिसेंट वेट्स को फाइंड करने के लिए, करंट फाइंड करने के लिए इस तरह से काम करा। तो हमने सवाल ये किया था क्या इससे बेहतर तरीका का ये है कि बजाय कि हम बार बार रेपिटेशन करके और हम ग्रेडियंट को कंप्यूट करें, सॉरी अच्छा देखिए ना ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम ये स्टेटमेंट लिखी है ना, इस स्टेटमेंट की थोड़ी सी वजाहत मैंने कर दी है। इसके अंदर हो गया है, इसके अंदर ये था बेसिकली डेरिवेटिव कंप्यूट करें किसका, कॉस का विद रिस्पेक्ट टू W। कॉस का बजाते खुद क्या है, कॉस ये है मीन स्क्वायर एरर, ठीक है, बिटवीन आवर प्रेडिक्शन एंड एक्चुअल वैल्यू। अब ये प्रेडिक्शन बेसिकली क्या है, फंक्शन है, इसका मतलब सबसे पहले आपने प्रेडिक्शन की वैल्यू इस जगह पे रखी तो आपके पास कॉस की वैल्यू आ गई, सही। अब उस कॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W फाइंड करेंगे तो लोगे एक वैल्यू आएगी और उस जो भी ये फैक्टर आएगा उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे माइनस कर देंगे इसके साथ W से और फिर से बात नहीं आपके पास। यानी कि उस पूरे प्रोसेस को आपको बता रहा हूँ वो क्या है कि बार बार आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, फिर वो रिजल्ट्स देख रहे हैं और फिर वेट्स को अपडेट कर रहे हैं, सही है, ये सारा प्रोसेस बार बार हो रहा है। तो अब सवाल ये था कि क्या हम इससे बेहतर कोई तरीका बता सकते हैं कि हम इस फंक्शन की तो मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं या दूसरे शब्दों में इसका ऑप्टिमल जो पैरामीटर है उन्हें हम फाइंड करते हैं। तो उसका जवाब है हम कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन। जब नॉर्मल इक्वेशन की बात करेंगे देखें जरा यहाँ पे मसला क्या था, यहाँ पे बार बार इसको हम रिपीट कर रहे हैं अंटिल कन्वर्जेंस, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है ना, उसे बार बार चला रहे हैं अंटिल के हमारे पास ऑप्टिमल करंट चलाते हैं, अंटिल के हम मिनिमम कॉस्ट में पहुंच जाते हैं। इसको चला रहे थे बार बार, एक चीज़ तो रेपिटेशन आ रही थी, दूसरा इसके साथ क्या मसला आता था, ये देखिए ये क्या है लर्निंग रेट, हमें बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर कोई अप्रोप्रिएट वैल्यू जो है ना लर्निंग रेट की वो फिक्स करनी है। और लास्टली मैंने उसको भी हमने डिस्कशन की कि आप ये वैल्यू बड़ी एक वैल्यू ले लें, छोटी वैल्यू ले लें, फिर उसको बढ़ाते जाएं और अंटिल के आप और एक बड़ी वैल्यू तक पहुंच जाए, दरमियान में देखें कौन सी बेहतर है। तो उसके लिए आपको बार बार ट्रेनिंग करनी पड़ रही थी क्योंकि वो हाइपर पैरामीटर उसे बेस्ट फाइंड करने के लिए आपको बार बार ट्रेनिंग करनी पड़ती है। एक तो ये वाली रेपिटेशन क्या थी, एल्गोरिथम के अंदर रेपिटेशन, दूसरी रेपिटेशन क्या है पूरे एल्गोरिथम को बार बार चलाना और देखिए बेस्ट रिजल्ट कहाँ पे आ रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको, यानी कि अल्फा की वैल्यू की सिलेक्शन करना
और फिर इसको बार बार रेपिटेशन इसलिए करना, ये दो कबाहतें थी इसके साथ ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के साथ। उसका सोल्यूशन मैं कह रहा था क्या हम इससे कोई बेहतर या आसान सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं जहाँ ये दोनों काम ना करें? तो उसका आंसर है आपकी ग्रेडियंट। आप नॉर्मल इक्वेशन को यूज करें। अब नॉर्मल इक्वेशन के साथ क्या है, हमें दो फायदे हैं। एक रेपिटेशन की कोई जरूरत नहीं, यहाँ कोई रेपिटेशन नहीं, यानी कि कोई लूप नहीं चल रही है। और दूसरा फायदा क्या है, आपको जनाब किसी अल्फा की जरूरत नहीं, लर्निंग रेट की जरूरत नहीं। जस्ट आप एक फॉर्मुलेशन को यूज करें, वो आपको ऑप्टिमल पैरामीटर फाइंड करेगा। वो फॉर्मुलेशन क्या है वो देखिए, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, नॉर्मल इक्वेशन। वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू, यानी कि थीटा से आप पैरामीटर है w और t। इन केस आप अगर जस्ट मैं कहूँ लीनियर लाइन यूज करते हैं, तो अगर मल्टीपल फीचर है तो इसका मतलब है सारे मेरे तरफ। तो हम मल्टीपल फीचर की बात करें तो यहाँ से बात क्या होगा, p w1 w2 w3 अप टू wn, जितने भी हमारे फीचर हैं, ठीक है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट्स हैं उनकी वो हम फाइंड करें। w से थीटा से बात क्या है, वेट्स। अच्छा जी, जैसे हम आगे इंशाल्लाह मूव करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करूंगा, मैं न्यूरल नेटवर्क की बात करूंगा, तो उस वाले केस के अंदर ये नॉर्मल इक्वेशन काम नहीं आएगी। ये नॉर्मल इक्वेशन का आइडिया जस्ट लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम के लिए कि जब आपकी प्रॉब्लम, आपका एल्गोरिथम लीनियर रिग्रेशन है, उसके अंदर जो है ऑप्टिमल पैरामीटर आप फाइंड करते हैं, तो नॉर्मल इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम क्या है, बड़ी वजह से इस बारे में सुनो। ये एक ऐसा नहीं है फंडामेंटल सा एल्गोरिथम है, आप इसे हर प्रॉब्लम पे यूज कर सकते हैं, चाहे लीनियर रिग्रेशन हो उसके अंदर भी ऑप्टिमल पैरामीटर फाइंड करने को आपसे यूज करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसके अंदर भी ऑप्टिमल पैरामीटर यूज कर फाइंड करने को उससे आप यूज करते हैं, न्यूरल नेटवर्क की बात हम करेंगे उसके अंदर भी आपसे यूज करते हैं। तो ये जेनेरिक एल्गोरिथम है, हर जगह आप इसे यूज करें। लेकिन नॉर्मल इक्वेशन को आप रिग्रेशन की प्रॉब्लम में आप जस्ट से यूज करते हैं। तो ये आपको ऑप्टिमली जस्ट देखें, एक स्टेटमेंट आपसे लिखिए आप सही है। हाँ, इसके भी मसले हैं वो मैं एंड में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो आपको बता दी कि ये जस्ट लीनियर रिग्रेशन के और बाकी एल्गोरिथम के लिए भी, और लेकिन और इसके अंदर साथ क्या इशूज है वो इंशाल्लाह देखना होगा। अच्छा जी, अब ये वाले इक्वेशन के बारे में अच्छा, सबसे पहले ना मैं इसको यूज करके आपको और इसी तरह से ये जो y ट्रांसपोज अगेन वही मैट्रिक्स है, और y से मुराद क्या है, y से मुराद क्या है, y से क्या मुराद है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। सारी जितनी भी हमारी ट्रेनिंग एग्जांपल है उनके कॉरस्पॉन्डिंग y बेसिकली वेक्टर है, जिसके अंदर मेरे पास कॉलम वेक्टर है जिसके अंदर सारी ट्रेनिंग एग्जांपल जो है